वीडियो में जो लड़की डांस करती हुई नजर आ रही है वो है यामिनी प्रिया। एक ऐसी लड़की जो नेचर से बेहद ही शांत, सिंपल और जेन्युइनली खुश रहने वाली लड़की थी। उसकी स्माइल में एक अलग ही कंफर्ट था। ऐसा लगता था जैसे उसकी प्रेजेंस भर से ही माहौल एकदम लाइट हो जाए। और उसके अंदर एक सपना था डॉक्टर बनने का। बचपन से ही यही उसका गोल था। वो हर दिन मेहनत करती, लेट नाइट तक जगती, नोट पढ़ती और खुद को आने वाले उस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन उस बेचारी को बिल्कुल भी अंदाजा तक नहीं था कि उसके रास्ते में एक डार्क शैडो भी छिपा है जो एक दिन उसके सपनों को, उसके प्लान्स को और उसकी पूरी लाइफ को खत्म कर देगा। 16 अक्टूबर की सुबह यामिनी ने घर से निकलते वक्त कहा कि आज मेरा एग्जाम है तो मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। वो नारगुंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बी फॉर्म फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वो उस दिन अपने एग्जाम के लिए निकली थी, लेकिन वो घर लौटकर कभी भी वापस नहीं आई तो बस उसकी मौत की खबर। ये केस एक और नई क्राइम की कहानी नहीं है गाइज। ये एक लड़की की दुखद कहानी के साथ ये केस दिखाता है फैमिली की लापरवाही और पुलिस की स्लो एक्शन कई बार एक ड्रीम, एक फ्यूचर और एक पूरी फैमिली की दुनिया को कैसे बर्बाद कर सकता है। सो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज समझते हुए देखिएगा ताकि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ना घट रहा हो। अगर हो तो प्लीज उसे मैनेज कर लीजिएगा। सो वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग यामिनी प्रिया केस। उस दिन करीब 12 बजे के आसपास अब यामिनी ने अपने पिता को कॉल करके ये बताया कि मेरा एग्जाम अब खत्म हो गया है तो मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ। और यही वो कॉल थी जो उसकी आखिरी कॉल साबित हुई जब उसने अपने पिता से बात की थी। इस कॉल के बाद यामिनी ने ग्रीन लाइन मेट्रो लेकर मंत्री स्क्वायर स्पिंगर रोड स्टेशन पर उतरकर अपने घर की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया था। और उसी टाइम उसके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी और ना ही वो अपने घर पहुंच पाई। फिर करीब शाम होते होते परिवार के लिए एक अचानक से भयानक खबर आती है, यानी कि किसी ने मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे वाली साइड एक मृत लड़की को देखते हैं और वही सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। फिर पुलिस वहां पहुंचती है तो वही लड़की यानी यामिनी प्रिया उन्हें मिलती है जो कि अब बिल्कुल ही इनएक्टिव थी। और उसे ध्यान से देखने पर यह समझ में आया कि उसके गले पर एक शार्प और गहरा निशान है और चेहरे पर भी कई घाव हैं। फेस पर एक लाल कलर का पाउडर भी था जिसे देखते ही पुलिस ये समझ चुकी थी कि पहले उसके ऊपर चिली पाउडर फेंका गया था और उसके बाद उसे अपना शिकार बनाया गया। वैसे यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि अब तक इस समय तक कोई भी उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी क्योंकि ये सब कुछ उसी दिन घटा और उसी शाम को सामने आ गया था। खैर, इसके बाद उसी समय पुलिस ने यामिनी प्रिया के पिता गोपाल को कॉल किया और कहा कि उनकी बेटी मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे वाली साइड में घायल अवस्था में मिली है। अब ये बात सुनते ही पूरा परिवार घबरा गया और सीधे लोकेशन की तरफ दौड़ा और वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यामिनी जमीन पर पड़ी हुई थी, बेहोश नहीं बल्कि बिल्कुल लाइफलेस। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो शॉक में थे और उसके पेरेंट्स, अब उनकी हालत तो मानो बयान करने लायक बची ही नहीं थी। यहाँ पर परिवार ने उसी वक्त पुलिस को एक बयान दिया। बयान देते हुए ये बताया कि ऐसा करने का शक उन्हें उनके ही पड़ोसी विघ्नेश पर है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ही उसका बिहेवियर काफ़ी डिस्कस्टिंग और डिस्टर्बिंग रहा था। ये सुनकर श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है और सबसे पहले विघ्नेश के घर पहुंचा जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही नजर आता है कि गेट पर तो ताला लगा हुआ है और इसके बाद ही तभी पुलिस को एहसास हो जाता है कि जरूर विघ्नेश ही इसके पीछे का असली खिलाड़ी होगा। तभी इसके बाद नॉर्थ डिवीजन के डीसीपी बीएन निमागोड ने इन्वेस्टिगेशन को तेज करने के लिए 3 अलग अलग टीम्स बना दी थी और उसी समय सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी क्योंकि हर एक मिनट शायद बहुत सारे एविडेंस को लूज कर सकता था। और आखिरकार लगभग 24 घंटे के अंदर ही यानी कि 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर को पुलिस ने मुख्य आरोपी विघ्नेश को उसी के साथी के घर से पकड़ लिया। और वो साथी कोई और नहीं बल्कि उसका ही करीबी एक दोस्त हरीश था। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में अभी भी कई सवाल थे जो कि बार बार सामने आ रहे थे कि अगर पहले से हो रहे हरासमेंट पर सख्ती से एक्शन लिया होता तो शायद आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। यानी इस केस में एक डार्क सच छिपा है जो आगे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस केस में आखिरकार हुआ क्या था, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तभी साफ देखा जा सकता है कि कहानी आखिरकार कहां से शुरू हुई थी और कैसे ये मोड़ धीरे धीरे घातक रूप में बदल गई।
श्रीरामपुरा के स्वतंत्र पाले लोकेलिटी में रहने वाली यामिनी प्रिया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत आगे थी। उसका फोकस क्लियर था और उसका ड्रीम भी डॉक्टर बनना था। पीयूसी में उसने MES कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस से 93% लेकर सबको प्राउड फील करवा दिया था। फिर उसने 2 साल नीट की तैयारी की पूरी डेडिकेशन के साथ। लेकिन जब उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो उसने खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा ढूंढा जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर बिना वक्त गवाए ही यामिनी प्रिया ने बनशंकरी वाले नारगुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले लिया और B.Pharm शुरू भी कर दी थी। उसकी लाइफ बिल्कुल ही सिंपल थी, बस कॉलेज, घर, नोट और फ्यूचर गोल्स। बाय नेचर वो बहुत ही हेल्पिंग और सॉफ्ट स्पोकन थी। उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स जेन्युइनली उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन इसी बीच एक इंसान उसके लिए एक ब्लैक शैडो बनकर सामने आया, उसका खुद का सामने वाला नेबर विघ्नेश। उम्र करीब 28 साल। लोग उसे जिद्दी, गुस्सैल और थोड़ा एमलेस टाइप बताते थे। मतलब किसी का मूड अगर खराब करना हो तो उसका नाम लेना काफी था। शुरुआत बिल्कुल ही नॉर्मल थी। यामिनी के पड़ोसी होने के नाते अब यामिनी आपस में हेलो हाय कर लिया करती थी। होता है ना कि अगर हम सामने से पड़ोसी हैं तो नॉर्मल सी बातचीत हो ही जाया करती है। अब जैसा कि यामिनी पोलाइट थी, बिल्कुल ही विनम्र थी, इसीलिए उसने कभी भी विघ्नेश से डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो विघ्नेश को एक भाई के रूप में देखा करती थी। और वहीं दूसरी ओर विघ्नेश भी यही दावा करता था कि मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से धीरे धीरे वो भाई वाला जैसा जो एंगल था, भाई वाली बातें थी, सिर्फ वो यामिनी की इमेजिनेशन तक ही सीमित रह गई और धीरे धीरे उसकी बातचीत एक अजीब ऑब्जर्वेशन में बदलने लगी। अब विघ्नेश उसे अननेसेसरी कॉल करता, कॉलेज जाते वक्त उसे स्टॉक करता और रास्ते में खड़ा रहता और उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता कि वो उससे बात करे। कई बार वो यामिनी को कॉलेज छोड़ने के बहाने भी वो उसके ये कहता कि चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, मेरे होते हुए तुम अकेले क्यों जा रही हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पहले तो यामिनी ने इसे कैजुअली इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ विघ्नेश की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती गई। वो उसे हर समय ऑब्जर्व करता, उसके आने जाने के टाइम नोट करता और ये सारे साइंस धीरे धीरे क्लियर हो रहे थे कि ये नॉर्मल लाइकिंग वाला मामला नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन था। लेकिन गाइज, कहानी ये पर ख़त्म नहीं होती है। यहीं से तो असली डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि आगे जो हुआ उसने यामिनी की परफेक्ट लाइफ को एक ऐसे नाइटमेयर में बदल दिया जिसकी उसने खुद और उसकी फैमिली ने भी कल्पना नहीं की थी। असल में विघ्नेश ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मिशन यामिनी प्रिया नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। इस ग्रुप में वह दिन भर एक बात पूछा करता था, वो अभी कहाँ है, किसके साथ गई है, लोकेशन भेजो जरा। मतलब यहाँ पर लगातार यामिनी की हर मोमेंट पे नज़र रखा जा रहा था। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ कि वो लोग असल में यामिनी के जानने वाले लोग थे जिसे विघ्नेश ने मैनिपुलेट करके ग्रुप में ऐड किया था, या फिर उसके दोस्त तो खुद के थे जिसे यामिनी के ऊपर सभी लोग नज़र रखते थे, गतिविधियाँ हर एक ट्रैक करके विघ्नेश को बताते थे। लेकिन ये तो साफ था कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन अब नॉर्मल लाइक करने तक या फिर उसे पाने तक का जुनून नहीं रह गया था, बल्कि यहाँ पर ये एक खतरनाक गहराव में बदल चुका था। इस हद तक कि उसने अपने घर वालों तक को भी इसमें शामिल कर लिया था। यानी विघ्नेश ने अपने परिवार को भी यामिनी के बारे में बता दिया था और काफी खींचातानी के बाद विघ्नेश के घर वाले एक दिन उसका रिश्ता यामिनी के परिवार के पास जाते हैं लेकर के कि उसके बेटे के साथ उसकी शादी वगैरह करवा दी जाए। लेकिन यहाँ पर यामिनी के फैमिली वालों ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया और तब रिश्ते के इस इनकार ने विघ्नेश को अंदर से पूरी तरीके से शैतान बना दिया। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में जब अप्रैल 2025 आया तब एक करवा त्योहार के दौरान जहां सैकड़ों की संख्याओं में भीड़ उमड़ी हुई थी, उसी भीड़ के बीच विघ्नेश ने बिना कुछ सोचे समझे अचानक यामिनी के गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र डाल दिया और जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि अब ये मेरी पत्नी है। और ये कोई गाइज नॉर्मल इवेंट या कोई किसी के लिए सिर्फ एक जोक नहीं हो सकता, क्योंकि ये यामिनी के इमोशन के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया गया था, जिससे यामिनी काफी डर गई थी और गुस्सा भी हुई और तुरंत मंगलसूत्र तोड़ करके वहां पे फेंक दिया और सीधे घर चली गई और घर पे आके अपने माता पिता को ये सारी बात बताई और खुद को बहुत ही असहाय और टूटा हुआ यहाँ पे महसूस भी किया।
और तब 22 अप्रैल 2025 को यामिनी के माता पिता ने श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में जाकर मंगलसूत्र वाली पूरी घटना बताई और उन्होंने पुलिस को ये भी बता दिया कि विघ्नेश उनकी बेटी को तंग करता है, पिछले कुछ महीनों से उसे परेशान करता आ रहा है। तब थाने की महिला सब इंस्पेक्टर ने परिवार को भरोसा दिया कि विघ्नेश को कड़ी चेतावनी दी जाएगी। फिर पुलिस वालों ने विघ्नेश को थाने बुलाया और उसे कड़ी डांट फटकार लगाई और उसे ये कहा गया कि अगर ऐसा दोबारा किया तो ऐसी दोबारा हरकत हुई तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि तब विघ्नेश ने खुद ये भी कह दिया था कि आज के बाद मैं कभी भी यामिनी प्रिया को परेशान नहीं करूंगा। और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि यामिनी प्रिया के माता पिता भी ये नहीं चाहते थे कि उसकी वजह से विघ्नेश की जिंदगी बर्बाद हो जाए या कोई बड़ा मामला बन जाए, क्योंकि वो उनका पड़ोसी था तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनकी भावना उनके साथ भी जुड़ी हुई थी। और इन हरकतों को बढ़ती उम्र और नादानियां समझकर ही उन्होंने विघ्नेश को ही काफ़ी समझाते हुए इस केस को वहीं पर जाने दिया, सिर्फ ये सोचकर कि अब वो वैसा कभी कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता ही है, जो कि बाहर से तो शांत दिखने वाली बातें होती हैं लेकिन उसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। 16 अक्टूबर 2025 को यामिनी प्रिया अकेले ही घर से कॉलेज को गई थी, जबकि अक्सर उसके पिता उसे कॉलेज छोड़ने जाते थे और कॉलेज से पिक करने जाते थे। और ये दिन उसकी ज़िंदगी का नाइटमेयर साबित हुआ जब वो अकेले घर से निकली थी। यानी कि जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो इसी मौके का फ़ायदा उठाया उस विघ्नेश ने उसे मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे वाले रास्ते पर उसे अकेला पकड़ लिया और विघ्नेश ने घटना को अंजाम देने से पहले ही शादी को लेकर के दबाव बनाना शुरू किया। वो ज़बरदस्ती चाहता था कि यामिनी उससे शादी को लेकर के मान जाए, उसके साथ रहे, उसे बातें करे और उसे कभी भी इग्नोर ना करे। पर यामिनी ने साफ मना कर दिया। तब विघ्नेश ने वहां पे वो चाकू निकाला और अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया, जो कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उस बेचारी ने अपना दम तोड़ दिया। और पोस्टमार्टम में ये साफ हो गया कि पहले उसके फेस पर लाल मिर्च फेंका गया और फिर बाद में गले पर और उसके बाद उसके चेहरे को बिल्कुल ही नाश कर दिया गया। और घटना को अंजाम देने के बाद विघ्नेश वहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास चला गया, यानी कि कुछ समय बाद अपने दोस्त के हरीश के घर छिपकर बैठा रहा। लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया काफ़ी यहाँ पर तेज थी। 24 घंटे के भीतर ही, उससे कम समय के अंदर ही दोनों विघ्नेश और हरीश को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि उन दोनों के ऊपर धारा 302 और पीछा करने के आरोप लगे हैं। अभी ये दोनों हिरासत में हैं और अदालत में पेश करने के बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार इन्हें सजा क्या होनी चाहिए। भले पुलिस ने इस केस में फास्ट एक्शन लिया और जल्दी ही गिरफ्तार उसे कर लिया, पर परिवार और लोकल कम्युनिटी के मन में अभी भी कई सवाल बाकी है कि क्या पहले की शिकायत पर पुलिस ने सही से कदम उठाए होते। इनफैक्ट यहाँ पे फैमिली ने खुद और पुलिस ने भी कोई भी नरमी ना दिखाई होती, उसी समय कड़ी से कड़ी एक्शन लिए होते, तो क्या ऐसी घटना होती, क्या ऐसी नौबत आती? प्लीज इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। सो गाइज, बी सेफ, बी केयरफुल, और कभी ऐसा कुछ सामने आए तो उसे इग्नोर मत करना प्लीज। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों को भी अवेयर करो ताकि ऐसी घटनाएं कुछ तो कम हो। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।